हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आप सुन रहे थे लाल जोड़े वाली दुल्हन, देवेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ पसंद हैं तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अभी तक आप सुन रहे थे कि आशीष ममगाई अपने भाई और दोस्तों के साथ पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने गया था। वहाँ उनको गार्ड पाताल भुवनेश्वर की हिस्ट्री बता रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पूरी जाननी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पिछला भाग जाके आप सुन लीजिए, तभी आपको नया भाग सुनने में मजा आएगा। धन्यवाद। इस ब्रह्म कमल से पानी की एक पवित्र बूंद भगवान गणेश की मूर्ति के मस्तक पर गिरती है। मुख्य बूंद सीधे उनके मुख में जाती दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्म कमल को स्वयं भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया था। ये बताते बताते वह गार्ड हमें थोड़ा आगे की तरफ ले गया। गुफा संकरी होने की वजह से हम लोग झुककर आगे बढ़ रहे थे। लगभग 15 फुट की दूरी चलने पर हमें एक जगह पर उसने रोक दिया। वह ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देखिए, ये ब्रह्म कमल का रूप है। ध्यान से देखने पर आपको एहसास होगा कि उस ब्रह्म कमल से पानी की बूंद टपक रही है, जो सीधे नीचे बने शिवलिंग पर पड़ती है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वाकई वह ब्रह्म कमल जैसे दिखने वाला पुष्प गुफा के ऊपरी भाग में ही बना हुआ था, जो कि पत्थर का होने के बावजूद भी एक पुष्प की आकृति का दिख रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि ये मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का जोड़ नहीं था। वास्तव में उसी पत्थर रूपी ब्रह्म कमल से पानी की बूंदें रह रहकर नीचे शिवलिंग पर जल से अभिषेक कर रही थी। ये बिल्कुल सटीक शिवलिंग के बिल्कुल मध्यम में पड़ रही थी। ये देखिए, यही वह पत्थर है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से किया था। इन गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं, लेकिन ये वाला पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, ये साल दर साल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। माना ये जाता है कि जिस दिन ये कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। उस जगह सच में एक पत्थर दिख रहा था, जो कि नीचे धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीक हो रहा था। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये धीरे धीरे वाकई बढ़ रहा होगा। इस जगह मन को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, मानो मन में कोई इच्छा ही नहीं रही हो। दिल को ये पल बहुत ही भारे थे। मैं इन विचारों में खोया ही हुआ था कि फिर से गार्ड ने अपने ज्ञान के पिटारे को खोलना शुरू कर दिया। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा तथा पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव के जीव के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कहते हुए उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए एक विचित्र गुफा की तरफ इशारा किया, जो कि हल्की सी ऊपर चढ़ने पर दिखाई दे रही थी। सही में इस गुफा का दूसरा छोर तो था, जिसका मार्ग कहीं ना कहीं जा जरूर रहा है। उस गुफा की तरफ रुख ना करते हुए वापस उसी जगह आ गए, और गार्ड ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखिए, ये शेषनाग के फन्नों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आ रही है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। गुफाओं के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत से गाय के एक थन की आकृति नजर आती है। ये माना जाता है कि ये आकृति कामधेनु नाम की दिव्या गाय का थन है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब देवता रहते थे, तब इससे दूध की धार निकलती थी, लेकिन अब कलयुग में दूध की जगह इसमें से सिर्फ पानी टपकता है। उसके ऐसा कहते ही मेरी नजर उस ओर गई। ये सारा नजारा वास्तव में मेरी सारी अफवाहों को सच करता हुआ प्रतीक हो रहा था। इस जगह की पौराणिक कहानियां, इस गुफा में मौजूद साक्ष्य की वजह से अब मुझे वास्तविकता का एहसास करवा रही थी। इस जगह को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता था। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना इस जगह को प्रत्यक्ष रूप से देखे या किसी भी कहानी पर विश्वास करना असंभव था। हमने उस जगह को ध्यान से देखा और गार्ड ने भी हमारी अच्छी मदद की। घड़ी में वक्त 4 बजे का हो चला था। हम लोग वहाँ से वापसी के लिए चल पड़े। लगभग 2.5 घंटे में हम लोग लोहा घाट पहुँचे और वहीं रात का खाना खाने का फैसला किया। होटल में वहाँ सभी ने भरपूर खाने का मजा लिया और तकरीबन
8:30 बजे तक हम लोग चंपावत पहुंच गए। लोहा घाट से चंपावत मात्र 13 किलोमीटर की ही दूरी पर था। कमरे में आते ही सभी बिस्तर पर ढेर हो गए। मैं और भैया बीच वाले कमरे में सो गए। वहाँ एक डबल बेड लगा हुआ था। खिड़की से ताजी हवा आ रही थी। बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समा गए। अचानक रात को छन छन पायल की आवाज से मेरी नींद टूटी। मैं आंख बंद किए ही बिस्तर पर इस आवाज को महसूस कर रहा था। ध्यान देने से पता लगा कि धीरे धीरे ये आवाज तेज होती जा रही थी, जिसका यही प्रतीक था कि पायल पहने कोई पास आ रहा था। ये आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। मैंने अपनी एक आंख को खोलकर अपने हाथों की तरफ देखा तो मेरा रोम रोम खड़ा हो चुका था। मैंने हिम्मत की और चौंक कर अपनी जगह उठकर बैठ गया कि तभी वह पायल की आवाज अचानक आनी बंद हो गई। मैंने पास ही मेज पर रखे बोतल से पानी पिया और वापस अपने बिस्तर में घुस गया और चादर तान ली। मेरे चादर तानते ही वह पायल की छन छन आवाज फिर से आनी शुरू हो गई। अब तो इस आवाज ने मेरी नींद कोसों दूर भगा दी थी। मैं फिर से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार आवाज आनी बंद नहीं हुई। मैंने सोचा कि बगल में लेटे भाई को उठाऊं। ये सोचकर जैसे मैंने हाथ भाई की तरफ बढ़ाए कि तभी वह आवाज आनी बंद हो गई। मैं थोड़ी देर वही मूर्त बना बैठा रहा। ऐसा नहीं था कि ये आवाज आनी बंद हो गई। वह आवाज थोड़ी थोड़ी देर में 4 से 5 सेकंड के लिए आती, फिर 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन, जैसे कोई औरत भारी पायल जिसमें घुंघरू की मात्रा ज्यादा हो वह पहन कर चली आ रही हो। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक वक्त तो डर इतना हावी हुआ कि ऐसा लगा कि दिल छाती से निकलकर मेरे मुंह में आ जाएगा। मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद दरवाजे को खोलकर देख लूं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं किसी की शरारत तो नहीं। मैं अपनी जगह से उठा और सबसे पहले अंदर वाले कमरे की तरफ गया। वहाँ बाकी के तीनों लोग तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। मैंने फिर बाहर का रुख किया और दरवाजे को खोलकर बाहर जाने का फैसला किया। मैंने फटाक से दरवाजे की कुंडी को खोलते ही झटके के साथ ही दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गया। मैं दरवाजे को खोल के जैसे ही बाहर निकला, बाहर फिर से छन छन छन। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आती हुई महसूस हुई, मानो कोई नई नवेली दुल्हन इस तरह चली आ रही हो। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि ये आवाज केवल सुनाई दे रही थी, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा था। भला ये कैसे संभव हो सकता था? मैंने उस आवाज का पीछा किया और घर के जैसे ही पीछे आया, आवाज अचानक से बंद हो गई। मैं जैसे ही मुड़ने को हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे को पकड़ लिया। मेरे माथे से बहता पसीना अब कान के रास्ते होता हुआ गर्दन से नीचे चला गया। मैं जड़ मूर्त बनकर वहीं खड़ा रहा। मेरे अंदर पलटकर देखने का साहस नहीं था। अंशु, अंशु, तुम यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हो? ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं मन ही मन बजरंग बली को याद करते हुए पीछे की तरफ पलटा। मेरे पीछे पलटने के बाद आंखें खोली तो अवाक से रह गया। तू यहाँ इतनी रात को, वो भी घर के पीछे की तरफ, इस जगह पर क्या कर रहा है? मेरे भाई वहाँ खड़ा था और आश्चर्य से मुझे ताड़ते हुए पूछ रहा था। मुझे काफी देर से पायल की आवाज आ रही थी। मैं उसी आवाज को सुनते हुए। तूने ठेका लेकर रखा हुआ है क्या हर चीज का? इतनी रात को बाहर अकेले और बिना पूछे मत जाया कर, यहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। ये कहते हुए मेरा हाथ पकड़कर कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और सो गए। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मेरे जहन में कई सवाल घर कर गए थे। आखिर कौन थी वह औरत? इतनी रात को कहाँ भटक रही थी? क्या वह कोई दुल्हन थी या बस मेरा वहम? नहीं, ये वहम नहीं थी, क्योंकि ये जागती आंखों से देखा था मैंने, और उस आवाज को मैंने काफी करीब से महसूस किया था। ये सोचते सोचते कब सूर्योदय हो गया इसका एहसास ही नहीं हुआ। मुझे किस वक्त नींद आई इसका एहसास मुझे आंख खुलते ही घड़ी पर नजर पड़ने से हुआ। घड़ी में ठीक 10 बज रहे थे। ओह, मैं इतनी देर तक सोता रह गया। यहाँ वक्त का बिल्कुल ही पता नहीं लगता। ये बड़बड़ाते हुए मैं अपनी जगह से उठा। ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी देर तक सोने वालों में अकेला नहीं था। सभी घोड़े बेचकर सोने में लगे हुए थे। उनमें से कुछ के खराटों की आवाज तो साफ साफ सुनाई भी पड़ रही थी। मैं कमरे के बाहर आया तो देखा कि राजेश बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था और धूप का आनंद ले रहा था। मुझे अपनी तरफ आता देख वह बोला, शुभ प्रभात अंशु। तो उठ गए जनाब? क्या बात, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? सभी अभी तक सो रहे हैं। मैंने उसे जानना चाहा कि आखिर सभी अभी तक क्यों सो रहे हैं। आज बकरीद की छुट्टी है। हम लोगों को छुट्टियों के दिन देर तक सोने की आदत है। मुझे सुबह उठने की आदत है, इसलिए मैं नहा धोकर धूप सेक रहा हूँ। इसका मजा लेना भी
एक सुखद एहसास होता है। ये कहकर वह मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ कुर्सी खिसकाते हुए बैठने को कहा। मैंने थोड़ी देर वहीं बैठकर इधर उधर की बातें की। फिर मैं वहां से उठकर फ्रेश होने चला गया। नहाकर मैं अंदर वाले कमरे में आकर कपड़े पहनने के लिए गया। अंदर आते मुझे ठंड का एहसास हुआ, जबकि घड़ी में दिन के 11:30 का वक्त हो चला था। धूप भी आज खिली हुई थी। मैंने सोचा कि शायद नहाकर अचानक कमरे में आने से ऐसा हुआ हो। अगले पल ही मुझे एहसास हुआ कि कमरे में मेरे सिवा किसी की बुदबुदाने की आवाज आ रही है। मैंने आईने से अपना ध्यान हटाते हुए कंघी को आहिस्ता से ऊपर रैक में रखते हुए ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। ध्यान से सुनने से पता लगा कि वह फुसफुसाहट तो उस कमरे में बिस्तर के नीचे से आ रही है। कौन है वहाँ? मैंने सहमते हुए तेज आवाज में कहा। मेरा ऐसा कहते ही वह आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई। मैंने सोचा शायद वह आवाज बाहर से आ रही होगी। फिर मैं कंघी से बाल संवारने में लग गया। मुश्किल से अभी कुछ पल ही हुए होंगे कि मुझे किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आई। वह आवाज उसी बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैंने इस पर हिम्मत कर अपनी रुख बिस्तर की ओर किया। मैंने झुक कर देखा तो अगले ही पल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। पलंग के नीचे एक छोटा सा बच्चा कोने में बैठा हुआ था और ना जाने किससे बात कर रहा था। बात करने के दौरान वह कभी यूं हंसता जैसे किसी ने उसे गुदगुदी की हो। वह बीच बीच में खुद को उस गुदगुदी से बचाने का प्रयास भी कर रहा था। मैं वही जमीन पर लेटे लेटे ये सब नजारा देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बच्चा कौन है और यहाँ पलंग के नीचे कहाँ से आ गया। यदि वह आ भी गया तो वह वहाँ किसके साथ खेल रहा है जो उसे तो दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं। एक पल मुझे लगा कि ये वहम है, लेकिन दोबारा जब मैंने अपनी आंखों को भींचकर देखा तो वही दृश्य था। खेलते खेलते उस बच्चे की नजर मेरी तरफ गई और मुझे बहुत गुस्से से देखने लगा, जैसे मैंने उसके किसी कार्य में विघ्न डाल दिया हो। लगभग वो 2-2.5 साल का लग रहा था, लेकिन इतने छोटे बच्चे को आकर इतना खतरनाक गुस्सा कैसे आ सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, उस बच्चे ने अपनी दाहिनी हाथ को उठाते हुए मुट्ठी को बंद करने जैसी हरकत की और ऐसा करने के बाद उसने अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए बाईं तरफ एकदम झटके के साथ खोपड़ी को लटका दिया, जैसे किसी को फांसी दी हो। मैं हड़बड़ाकर उस जगह से उठकर चीखते हुए बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। भूत भूत बचाओ मुझे। बाहर में एक टेबल से टकरा गया जिस पर कैरम बोर्ड रखा हुआ था। वह जमीन पर गिर गया। भैया बाहर अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल रहे थे। मेरे इस तरह तेज दौड़कर भागने की वजह से मैं टकरा गया था। मुझे और उनके एक दोस्त को बहुत तेज चोट लगी थी। अरे पागल है क्या हुआ? कहाँ है भूत? सभी ने एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैंने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आखिरी वाले कमरे में पलंग के नीचे घुसा हुआ है। मेरे इतना कहते ही सभी अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। सभी अंदर गए और सब अपना पेट पकड़ते हुए हंसते हुए बाहर आए। अचानक इस व्यवहार से मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि ये सब इन्हीं में से किसी एक ने किया होगा। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी एक ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए कहा, भाई छोटे भूत को लेते आओ। उसका इतना कहते ही सभी और हंसने लगे। मेरी उलझने और बढ़ती जा रही थी। तभी मैंने देखा कि दिनेश उस बच्चे को गोदी में उठाता हुआ बाहर लाया और बोला, ये कोई भूत नहीं है, इस बच्चे का नाम गुड्डू है, जो पड़ोस में ही भाभी का बच्चा है। ये अक्सर खेलते खेलते हमारे कमरे में घुस जाता है। उनका ऐसा कहते ही मेरी जान में जान आई। मैं भी उन लोगों के साथ झूठी हंसी में शामिल हो गया। जब स्थिति सामान्य हो गई तब मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि अगर वह बच्चा अनजाने में पलंग के नीचे आ गया था तो फिर वह इस तरह गुस्से से लाल कैसे हो गया था। फिर वह हाथ को बढ़ाते हुए अजीब सी हरकत करना छोटे बच्चे की बस की बात नहीं है। आखिर वह बुदबुदा भी तो रहा था कुछ, जैसे किसी से सच में बात कर रहा हो। इतना ही नहीं, उसे गुदगुदी भी तो हो रही थी। मेरा दिल ये विश्वास करने को तैयार नहीं था कि ये कोई सामान्य घटना थी। मुझे ये सब किसी को बताना भी व्यर्थ लग रहा था, क्योंकि इस बात का विश्वास तो दूर की बात है किसी ने सुननी भी नहीं थी। पायल वाली घटना भी तो घटित हुई थी। हो ना हो कोई तो बात है जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए न जाने कब शाम हो गई, इसका आभास ही नहीं हुआ। हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। मेरा बड़ा भाई और दिनेश बाहर वाले कमरे में सो गए। मैं राजेश और सुरेश के साथ अंदर वाले कमरे में सो गया। आज मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं आज इस पायल की आवाज़
और उस अजीब सी जले हुए दुर्गंध का फिर से एहसास करने का इंतजार कर रहा था। मैं मोबाइल में साउथ इंडियन मूवी देखने में लग गया। राजेश भी साथ में मूवी देखने लगा। लगभग आधी मूवी देखने के बाद मेरी नज़र राजेश पर गई। वह सो चुका था। मोबाइल के प्रकाश से मेरी आंखों में चुभन होने लगी। मैंने मोबाइल को साइड में रखकर सोने का निर्णय किया। जैसे मैंने मोबाइल को साइड में रखा, मुझे खिड़की के बाहर किसी के जाने का एहसास हुआ। उस शख्स ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, बस इतना ही देख पाया। थोड़ी देर में ही छन छन पायल की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो गई। मैंने लेटे लेटे खिड़की से बाहर की तरफ नजर घुमाई तो खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने इस बार हिम्मत करके पास में लेटे राजेश को उठाया। वह काफी गहरी नींद में था। मैंने जब अपने दोनों हाथों से उसे जोड़कर हिलाकर उठाया तो वह बोला, क्या हुआ, क्यों उठा रहे हो इतनी रात को? अपनी आंखों को वह मलते हुए बोला। मैंने उसे बाहर खिड़की की तरफ इशारा किया। वह मेरी बात नहीं समझ पाया। उसकी नजर मेरे माथे पर पसीने की बूंदों पर थी तो वह चौंक कर बोला, क्या बात है, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? ऐसी ठंड में तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों छलक रहा है? वो औरत बाहर घूम रही है। आज मैंने उसको देखा। कौन औरत? तुम किस औरत की बात कर रहे हो? राजेश ने चौंकते हुए मुझसे पूछा। आज जब तुम लोग सुबह मेरी बातों पर हंस रहे थे तो मैंने पूरी बात नहीं बताई। मुझे लगा कि क्या पता तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। कौन सी बात? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह जब मैं उस छोटे से बच्चे जिसका नाम गुड्डू था उसे देखकर यूं ही नहीं भयभीत हुआ था। वह बच्चा बेड के नीचे किसी से बात कर रहा था। बात करते करते मुझे महसूस हुआ वहाँ कोई ना कोई औरत थी जो रह कर उसे गुदगुदी करके हंसाने का प्रयास कर रही थी। उसने हंसते हंसते अचानक मेरी ओर देखा और हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करने की कोशिश की, जैसे वह मेरे गले को दबाना चाहता हो। उस वक्त उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। एक साधारण 3 साल का बच्चा इस तरह नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है उसके साथ वही औरत थी जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले खिड़की से बाहर उस तरफ जाते हुए देखा है। मेरी बात अब शायद राजेश के कुछ पल्ले पड़ रही थी। वह ध्यान से मेरी हर बात को सुन रहा था। इतना सुनते ही वह बोल पड़ा, तुम्हें ये बात सुबह बतानी चाहिए थी। खैर छोड़, लेकिन तुमने बाहर किस औरत को देखा? थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहकर मैंने उसे खिड़की की तरफ नजर टकाए रखने को कहा, लेकिन उसने मेरी बातों की ओर ध्यान न देते हुए प्रश्न कर डाला, तो तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वह औरत वही है जिसे तुमने खिड़की से बाहर देखा था? चलो मान भी लिया कि ये वही औरत है, तो तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वह फिर छन छन छन। इस आवाज के साथ ही उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई। उसे शायद काफी हद तक जवाब मिल गया था और बाकी बचे सवालों का जवाब उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। मेरी वह आवाज सुनकर घीघी बंद गई थी। राजेश अब असली और झूठ में उलझा हुआ था। उसे मेरी बातों पर अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। मेरे अंदर सांस नहीं था कि मैं उस दृश्य को दोबारा देख सकूं। मैंने फट से चादर तान ली और मुंह ढककर सोने का नाटक करने लग गया। थोड़ी देर में पायल की आवाज आनी बंद हो गई। उसने मुझे हिलाकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने बिना कोई हलचल किए लेटे रहने में ही गनीमत समझी। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उस पायल की आवाज फिर से आने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि मानो वह आवाज बिल्कुल ही मेरे करीब से आ रही हो। उसने मुझे जोर से चकोटी काटी और मैं अपने बाजू को मलता हुआ उठ बैठा। जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मैंने देखा कि उसकी नजर उस पायल की आवाज का पीछा कर रही थी और वह खिड़की की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। अब उस पायल की छन छन की आवाज का जैसे जैसे करीब आने का पता लग रहा था, उसी तरह एक मदहोश करने वाली खुशबू भी तेज होती चली जा रही थी। अचानक खिड़की की तरफ देखकर हम दोनों एक साथ चीख पड़े, नहीं नहीं नहीं, बचाओ! इतना कहते ही हम दोनों वहाँ बैठे बैठे बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो देखा कि मेरे आसपास भैया और उनके बाकी के साथी मौजूद थे। मेरे बगल में राजेश लेटा हुआ था। शायद उसे अभी तक होश नहीं आई थी। क्या हुआ था तुम्हें रात को? तुम लोगों को ऐसा क्या हुआ था कि चीख मारकर बेहोश हो गए थे? राजेश को तो अभी भी होश नहीं आया। बताओ आखिर क्या हुआ था? मेरे होश में आते ही सभी ने सवालों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के करीब 8:10 हो रहे थे।
कुछ भी नहीं। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मैंने सहमे हुए मन से जवाब देने की कोशिश की। यदि ऐसा कुछ भी नहीं था तो रात के 2 बजे चीखने के बाद बेहोश क्यों हो गए? मैंने सोचा कि क्या पता इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास होगा कि नहीं। ये लोग फिर से कहीं मेरा मजाक ना बना दे। राजेश को तो सबूत मैं कल रात ही दे चुका था, लेकिन इन लोगों को मैं विश्वास में नहीं ला सकता था। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि राजेश के शरीर में कुछ हलचल हुई। वह उठकर बैठ गया था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पिछले कुछ दिनों से सोया ही नहीं था या कोई भयानक सपना देखकर अचानक उठ गया हो। उसने उठते ही मेरी तरफ देखा और मुझे देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी। उसे मेरी मौजूदगी से ज्यादा अपने होश में आने पर ज्यादा ताज्जुब था। दिनेश ने राजेश के जिस्म को पकड़कर उसके कमर के पीछे तकिया को लगाकर बैठने का प्रयास किया। उसके छूते ही उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया। राजेश के माथे पर हाथ रखते हुए बोला, इसका जिस्म तो आग की मिट्टी की तरह तप रहा है, शायद इसे बुखार है। सुरेश दौड़कर रसोई घर की तरफ गया और कटोरे में ठंडा पानी लाकर रुमाल से माथे पर रखने लगा। वहां मौजूद सभी हमें आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे। दोपहर तक राजेश का बुखार भी कुछ कम हो चला था। भैया और उनके बाकी के दोस्तों ने पूछा, बताओ आखिर कल रात तुम ऐसे क्यों चीखे? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम दोनों ही भयभीत हो गए? मैंने उन्हें बेहद धीमी आवाज में कहा, मेरी बातों का आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कल हम दोनों ने एक भटकती आत्मा को देखा जो कि एक दुल्हन के लिबास में थी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? ये सब मन का वहम होता है। भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम पढ़े लिखे होकर जाहिलों जैसी बातें करोगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कभी कभी आंखों का धोखा भी होता है जिससे हम सच्चाई मान बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा भैया आपने कि कभी कभी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन मैं पिछले 2-3 रातों से शक्ति का एहसास कर रहा था। मैंने इस बार एक सांस में ही ये सब कह दिया। भैया बोले, क्या कहा? पिछले 2-3 दिनों से तुमने आत्मा की मौजूदगी का एहसास किया? इस बारी राजेश की थी। वह इतना सुनते ही तपाक से बोला, ये बिल्कुल सच कह रहा है। पहले मैंने भी इसकी बातों का विश्वास नहीं किया, लेकिन कल जब साक्षात मैंने उस लाल जोड़े वाली दुल्हन की आत्मा को देखा तो। लाल जोड़े वाली दुल्हन? कहाँ देखा तुमने उसे? दिनेश ने उससे सवाल किया। याद है, मैं परसों रात लगभग 2 बजे के करीब इस घर के पीछे मिला था। मैं उस वक्त एक पायल की आवाज का पीछा कर रहा था। वह लगातार इधर से उधर तो कभी उधर से इधर जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी नींद में खलल आ गई थी। मैंने उसी वक्त निर्णय किया था कि मैं अब देख कर रहूंगा कि वह भला क्या है, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचने वाला था, आप ऐन वक्त पर ना जाने कहां से आ गए। मेरे उस तक पहुंचने से पहले ही आप मुझे अंदर लेकर चले गए। हाँ, मैं ले तो गया था, लेकिन मैंने रात को अपने पास ना पाकर तुम्हें खोजने निकल पड़ा था। मैं जैसे ही बाहर आया तुम्हें घर के पिछवाड़े में जाते हुए देखा तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। भैया की इन बातों से मेरी बातों को बल मिल गया था। शायद वे आज मुझे ठीक से समझने को तैयार थे। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, याद है कल सुबह भी आप लोगों ने मेरा उस छोटे बच्चे से डर जाने को मजाक में लिया था, मगर वास्तविकता पर आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बात दरअसल यही थी कि इस बच्चे के साथ बिस्तर के नीचे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन थी जो उस बच्चे से खेलने का प्रयास कर रही थी। चलो मान लिया कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वह लाल जोड़े वाली दुल्हन वहां उसके साथ थी? क्योंकि हम लोगों ने तो वहां उस बच्चे गुड्डू के सिवा किसी और को नहीं देखा। भैया मेरी बातों में अब रुचि ले चुके थे। वह अब बहुत गौर से मेरी बातों को सुन रहे थे। देखा तो मैंने भी नहीं था उस औरत को वहां, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो ये पता लगा कि उस बच्चे को रहा कर कोई गुदगुदी कर रहा है। जब उसे गुदगुदी होती तो वह अपने हाथों से किसी को रोकने का प्रयास कर रहा था, जिसके सामने कोई वास्तव में था। मैंने उन्हें एक ही सांस में ये सारी बात बता दी। मेरी बातों को सुनने के बाद दिनेश बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वह जो भी है, बंदा है या बंदी? गुड्डू के साथ थी, वह लाल जोड़े वाली कोई दुल्हन ही थी। उसकी बातों को सुनते ही जैसे ही मैंने जवाब देना चाहा, तभी राजेश बोल पड़ा। मैं और अंशु रात को मोबाइल पर साउथ इंडियन मूवी देख रहे थे। देखते देखते मुझे इसका एहसास नहीं हुआ कि मुझे कब नींद आ गई। जब मेरी नींद टूटी तो उस वक्त घड़ी में 2 बजे का वक्त हो रहा था और मुझे अंशु ने उठाया। उठते ही जब मेरी नज़र अंशु पर पड़ी तो उसके चेहरे के तोते उड़े हुए थे। ये किसी पायल के शोर की बात कर रहा था और खिड़की से किसी लाल जोड़े वाली दुल्हन को जाते हुए देखा, ऐसा कहा इसने। शुरू में तो मुझे भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में मैंने उस पायल की छन छन की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद
वह बंद हो गई। लगभग कुछ सेकंड के इंतजार के बाद पायल की आवाज आनी फिर से शुरू हो गई थी। इस बार उस पायल की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे मानो बिल्कुल ही कहीं पास से आ रही हो। मैं और अंशु टकटकी लगाकर खिड़की की तरफ देख रहे थे। पायल की छन छन की आवाज जैसे जैसे करीब सुनाई देती जा रही थी, वैसे ही हमारा दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अचानक खिड़की पर एक लाल जोड़े में सजी हुई औरत दिखी, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने आज 16 श्रृंगार किया हो। उसके इस तरह अचानक सामने आने से मन में खौफ तो था, लेकिन उसकी बला की खूबसूरती को देखते ही वह डर काफुर हो गया। उसके पलकें झुकी हुई थी, उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ ना जाने कितने राज छुपाए बैठे थे। उसके नाक में सोने की बुलाक उसकी सुंदरता और उसके यौवन को निखार रही थी। उसके माथे और कुमकुम के निशान चांद सितारों की तरह झिलमिला रहे थे। उसकी सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया था। हम अपनी सारी सुध-बुध खोकर बस उसकी सुंदरता में डूब गए थे। अचानक उसने अपनी खोपड़ी उठाई और हमारी तरफ देखा। उसने जैसे ही अपना चेहरा उठाया तो मेरी नजर उसके होठों पर गई। उन होठों से खून रिस रहा था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल फैली हुई थी, जैसे ना जाने कितने वक्त से खुली की खुली रह गई हो। उसका मोहिनी रूप देखते ही देखते बदलने लगा। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो चुकी थी और उन आंखों से हमें ही निहारे जा रही थी, जैसे उसके उस रूप के हम ही कसूरवार हों। उसने अपने हाथ हमारे और बढ़ाया और अपनी नुकीले नाखूनों वाली उंगलियों से ऐसा लगा जैसे हमारी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी उसकी खोपड़ी पीछे घूम गई, लेकिन उसका शरीर वहीं का वहीं खड़ा था। ये देखकर हम दोनों डर के मारे चीख पड़े। जब हमें होश आया तो हमने खुद को आप लोगों के बीच पाया। सभी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब राजेश ने मेरी बातों की पुष्टि की, जैसे वह भी सब देख चुका था, तो बाकी लोग भी मानने लगे। हालांकि भूत प्रेत के किस्सों में अक्सर विश्वास नहीं होता। जिनके साथ वह घटना घटित हुई हो, बाकियों के लिए तो वह मात्र कहानी के सिवा कुछ नहीं रहता। हम लोगों ने यह फैसला किया कि ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। हम सभी शाम को कमरा ढूंढने चले गए। शाम को उसी गांव में शिव मंदिर के पास ही एक खाली कमरा मिल गया था। हम लोगों ने एडवांस देकर कल सुबह के शिफ्ट करने की बात की। फिर हम वापस अपने कमरे में आ गए थे। खाना खाकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज रात आगे वाले कमरे में सभी एक साथ सोएंगे और आज पूरी रात बिजली का बल्ब जगाकर सोएंगे। फटाफट अंदर वाला बिस्तरा भी वहीं लगा दिया। सभी एक साथ पहली बार सो रहे थे। हालांकि ये अवसर जरूर पहला था, लेकिन ये डर को दूर करने का सबसे कारगर तरीका था। अचानक रात को मैंने उस लाल जोड़े वाली दुल्हन को अपने पास देखा। वह वहाँ खड़ी हुई मुझे ही निहार रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। मैंने किसी तरह हिम्मत बटोरते हुए कहा, कौन है तू और इस वक्त अंदर क्या कर रही है? मेरे इतना बोलते ही एक तेज आवाज आई, चटाक। वह थप्पड़ इतने जोर से लगा कि उस कमरे में जितने भी सोए सभी उठकर बैठ गए। उसने चांटा मारने के बाद कहा, आज ये बत्ती क्यों जलाई है? मुझे यहाँ भटकने में दिक्कत होती है। ऐसा कहते ही वह हमारे कमरे से बाहर चली गई। सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, ये देखकर कि वह लाल जोड़े वाली दुल्हन को बाहर जाने के लिए दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं थी। वह उस दरवाजे के आर पार निकल गई थी। उसके बाहर जाते ही कमरे में बिजली का बल्ब फ्यूज हो गया। ये दृश्य देखते ही हम सभी की नींद उड़ चुकी थी। मेरे गाल पर 5 उंगलियों के निशान थे जो साफ दिख रहे थे। सभी ने जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार किया। सूर्योदय होते ही हम सभी सबसे पहले पड़ोस में गुड्डू के घर गए। हमें एक साथ देखकर वो लोग बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे उन्हें सब मालूम हो। गुड्डू के पापा, जिनका नाम पंकज पिनुथा था, उन्होंने हमें बताया और शांति से हमारी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने कहा, देखिए, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। वह तो तुम लोग हो जो पिछले 4 महीने से इस कमरे में रह रहे हो, अन्यथा इस कमरे में पिछले 7 सालों से कोई भी व्यक्ति 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। ये आप क्या कह रहे हैं पुनीता जी? आखिर इस घर में होने वाली घटनाओं के पीछे माजरा क्या है? भैया ने उनसे घर के छुपे राज को जानना चाहा। ये बात 7 साल पहले की है। इस घर में एक बड़ा ही खुशहाल परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शांति चौहान था। वह लड़की बला की खूबसूरत होने के साथ पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थी। जब उसकी उम्र शादी की हुई तो उसके लिए एक से एक बड़े घर से रिश्ते आने लगे। उसकी शादी ऋषिकेश में एक आर्मी ऑफिसर से तय हुई थी। शादी वाले दिन की उस एक दुखद समाचार ने पूरे परिवार की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। ऋषिकेश से बारात चंपावत के लिए आ रही थी। चंपावत से 29 किलोमीटर पहले ही एक मोड़ पर दूल्हे की गाड़ी खाई में गिर गई।
दूल्हे की मौत हो गई। उसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली क्योंकि वह नदी में बहती हुई पता नहीं कितनी दूर चली गई थी। जब ये बात दुल्हन को पता चली तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने कमरे को बंद करके अपने ऊपर मिट्टी के तेल को छिड़क कर आग लगा ली। उसका परिवार इस सदमे से उबर नहीं पा रहा था, इसलिए उन लोगों ने ये घर सस्ते दामों में बेचकर यहाँ से कहीं दूर चले गए। उनके जाने के बाद यहाँ उस अभागन को देखना आम बात हो गई थी। यहाँ जितने भी लोग किराए पर आए उनके साथ रात के 1 बजे के बाद ऐसी अजीब घटनाएं होने लगी। यहाँ कोई भी 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया और पिछले 7 सालों से अधिकतर इस घर में ताला ही लटका मिलता है। क्या उस लड़की जिसका नाम शांति है, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है जिससे उसको मुक्ति मिल जाए? दिनेश ने बड़ी ही गंभीर बात बनाते हुए ये प्रश्न पूछा था। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि करेगा कौन? उसके माँ बाप अब यहाँ नहीं रहते और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं जो इस काम को करने के लिए सामने आए। वैसे भी कहते हैं कि इंसान के भाग्य में जितनी उम्र लिखी है उसे काट कर ही जाना पड़ता है। यदि किसी की आसमानिक मौत हो भी जाए तो उसे प्रेत योनि में भटक कर उतने साल पूरे करने पड़ते हैं। हम लोगों ने पुनेठा जी को धन्यवाद किया और उनसे विदाई ली। शाम ढलने से पहले हम लोगों ने कमरा शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद कभी उस पुराने भूता घर की तरफ भूलकर भी रुख नहीं किया। मैं भी 2 दिन और रुकने के बाद वापस दिल्ली आ गया। मुझे घर आकर इस बात का एहसास हुआ कि अपना घर अपना ही होता है, जहाँ सुकून भरी जिंदगी जिया जा सकता है बिना किसी शिकायत के। दोस्तों, ये थी कहानी लाल जोड़े वाली दुल्हन, देवेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। धन्यवाद।